नमस्कार। शंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आपको पता होगा साथियों कि हम इस चैनल पर हमने एक वीडियो सीरीज शुरू की है जो विभिन्न राज्यों के टेट और सीटेट परीक्षा से संबंधित है। और इस पहल में हमने इस वीडियो के पहले 2 वीडियोस जारी कर चुके हैं और जो कि सीडीपी से संबंधित है, यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से संबंधित है। और आज इस क्रम में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी से संबंधित ये तीसरा वीडियो है। इसके पहले जो 2 वीडियो जारी हो चुके हैं, जो इस चैनल पर आ चुके हैं, और आई एम श्योर कि आप सबने देखे होंगे। और अगर आप तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दोनों वीडियोस को देखिए, क्योंकि ये उसके आगे का कंटिन्यूएशन है। ये एक क्रम में सीरीज चल रही है, तो किसी भी चीज को समझने के लिए हमें हमेशा एक क्रम को फॉलो करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उन दोनों वीडियो को जरूर चेक करिए। और उन दोनों वीडियो में सबसे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था ग्रोथ, अभिवृद्धि क्या है, डेवलपमेंट विकास क्या है, और ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में अंतर क्या है ना। ये बहुत जरूरी चीज थी जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। इसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो था उसमें हमने परिपक्वता यानी मैच्योरेशन और टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी जो विभिन्न प्रकार के विकास के आयाम हैं, डोमेन्स हैं, क्षेत्र हैं, हमने उसके बारे में भी अपने दूसरे वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। तो आप वहां पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। आज हम इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और ये तीसरा भाग है ना। अध्याय 1 का भाग 3 है, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट 3। आज इस क्रम में जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो है रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, यानी रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास और अधिगम के बीच क्या संबंध है। हम विकास क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें उसका संबंध अधिगम से चेक करना है। हम सभी टीचिंग परीक्षा में बैठना चाहते हैं, टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहते हैं, और टीचिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होते हैं बच्चों का विकास और बच्चों का अधिगम। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, हमें ये जानना बेहद आवश्यक है। और बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए आपको ये जानना भी जरूरी है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि अधिगम क्या है। व्हाट इज लर्निंग? According to E.L. Thorndike, learning is a gradual process where the individual make many attempts to learn. E.L. Thorndike जो कि एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि सीखना एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी एक सीक्वेंस में चलता है, जहां व्यक्ति सीखने के कई प्रयास करेगा। एक बार में हम किसी चीज को नहीं सीख लेते हैं, बल्कि उसको सीखने के लिए हमें कई प्रयास करने की जरूरत होती है। और क्रो एंड क्रो जो कि एक और वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग इन्वॉल्व्स द एक्विजिशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। क्रो और क्रो के अनुसार सीखने में आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अधिग्रहण शामिल है। यानी हम जब किसी भी नई चीज को सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपनी आदत में, है ना, मतलब जब वो हमारी आदत में शामिल हो जाता है, हम किसी नई चीज को ग्रहण करते हैं, नए दृष्टिकोण बनाते हैं किसी भी चीज के बारे में, उसे हम कहते हैं सीखना। लेकिन साथियों, सीखना सिर्फ, मैं ये नहीं कहूंगी कि व्यवहार में परिवर्तन है। अगर सामान्य अर्थ देखा जाए तो हाँ, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, लेकिन हर तरीके के व्यवहार में जो परिवर्तन होते हैं उनको हम सीखना नहीं कहेंगे। जैसे अगर परिवर्तन हो रहा है थकान के कारण, है ना, या आपने कोई दवा खा ली है, या आप बीमार हैं, परिपक्वता, इसकी वजह से जो परिवर्तन आ रहा है वो सीखना नहीं होता है। ठीक है, अगर आप थकान के कारण आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, या आपने कोई दवा खाई है, जैसे आपने दवा खाई, कभी कभी क्या होता है, हम कोई चीज, अक्सर ये होता है कि दवा खाते हैं लोग तो सो जाते हैं, या कुछ ना कुछ चीजें भूलना शुरू कर देते हैं, तो ये व्यवहार नहीं है। या फिर सबसे बड़ा जो इसका एग्जाम्पल है कि वो व्यक्ति जो नशा करते हैं, जो नशे का सेवन करते हैं,
वो जब नशे में होते हैं तो वो अक्सर कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनको वो बाद में करना नहीं चाहते, करना पसंद नहीं करते और उन्हें याद भी नहीं होता। तो उस ड्यूरेशन में यानी जब वो नशे में थे, उन्होंने जो काम किया है, अगर किसी के साथ में अब्यूसिव लैंग्वेज यूज की, मारपीट की या फिर कुछ बहुत अनोखा काम कर लिया है, तो वो भी उनके व्यवहार में परिवर्तन ही है। लेकिन वो परिवर्तन सीखना नहीं होता है। सीखना हम फिर किसे कहेंगे? अगर ये सीखना नहीं है तो फिर सीखना किसे कहते हैं? मनोविज्ञान में, है ना, सीखने से तात्पर्य सिर्फ उन्हीं परिवर्तनों से होता है जो अभ्यास यानी प्रैक्टिस और अनुभूति यानी एक्सपीरियंस के फलस्वरूप होते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं ये एक उद्देश्य के लिए होते हैं। ये उद्देश्य क्या होता है? व्यक्ति को किसी दिए हुए वातावरण में समायोजन करने में मदद करना। हम जब भी कोई चीज सीखते हैं तो उसके पीछे हमारा उद्देश्य होता है। उसके लिए हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं, लगातार अभ्यास करते हैं। अगर जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो मैं एग्जांपल भी आपको एक बच्चे का ही दूंगी कि बच्चा जब विद्यालय में आता है सबसे पहली बार और उसको हम कोई नई चीज सिखाते हैं, अल्फाबेट सिखाते हैं, अक्षर ज्ञान सिखाते हैं, गिनती सिखाते हैं, तो क्या होता है? आपने एक बार बोला कि बच्चा ए, तो वो ए तो बोलना से नहीं सीख जाएगा ना। उसके लिए आपको प्रॉपर उसको हर दिन, इसीलिए जो नर्सरी का कोर्स होता है आपने देखा होगा कि बहुत थोड़ा थोड़ा होता है। अब हमारे लिए तो वो थोड़ा है, लेकिन उस बच्चे के लिए वो बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो एक दिन में उसको नहीं सीख सकता है, उसके लिए उसको प्रॉपर ट्रेनिंग, अभ्यास की आवश्यकता होती है। या फिर एक्सपीरियंस है ना। अब एक्सपीरियंस से हम कैसे नई चीजें सीखते हैं? सीखते कैसे हैं? जैसे हमारे जो घर है, हमारे घर में अगर हर दिन पूजा होता है ना, हर दिन सुबह घर से निकलने से पहले हमें मंदिर में हाथ जोड़ना पड़ता है। तो ये क्या है? ये हमने देखते देखते सीख लिया। हमारे घर में हमारे दादा दादी, माता पिता इस पद्धति को अपना रहे हैं, तो इसकी अनुभूति मुझे है, तो मैंने ये चीजें सीख ली। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल है कि एक बच्चा, उसको बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता कि गर्म चीज कैसी होती है, ठंडी चीज कैसी होती है, या ये दोनों चीजें उसके शरीर को किस प्रकार हानि पहुंचा सकती हैं। लेकिन जब गलती से, है ना, गलती से अगर वो किसी भी ऐसी वस्तु को छू लेता है जो गर्म होता है और उसकी वजह से उसको दर्द का आभास होता है, दर्द महसूस होता है, तो वो तुरंत अपने हाथ को पीछे खींच लेता है। ठीक है, आगे इस तरीके की अगर वस्तु या इस तरीके का पदार्थ उसके सामने प्रस्तुत होगा तो वो बिल्कुल भी अपना हाथ उस वस्तु पे नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसे इस चीज का अनुभव हो चुका है, एक्सपीरियंस उसने ले लिया है कि ये वस्तु हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। अगर उसने गलती से कभी प्रेस छू लिया है, आयरन जिससे हम करते हैं, तो वो भविष्य में उस वस्तु को नहीं छुएगा, क्योंकि उसको इस बात का आभास हो चुका है कि ये वस्तु गर्म होती है जिससे मुझे दर्द या तकलीफ होगी। तो ये हो गया आपका दो चीज, यानी अभ्यास और अनुभूति। ठीक है, तो हम अभ्यास और अनुभूति के हिसाब से तो हमने बता दिया कि सीखना क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है जो अभ्यास या अनुभूति के द्वारा होता है। अब अगर हम इस परिभाषा का विश्लेषण करें तो हमें तीन चीजें समझ में आएंगी। पहला, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, यानी प्रत्येक सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता ही होता है। और अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, अगर बच्चे के अंदर कोई, अगर विद्यालय आ रहा है बच्चा और उसके अंदर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कोई भी नई चीज को सीख नहीं रहा है, उसकी लर्निंग नहीं हो रही है। तो यानी व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए। और अगर परिस्थिति ऐसी है जिसमें व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है, जैसा अभी मैंने कहा, तो हम उसे सीखना नहीं कहेंगे। व्यवहार में परिवर्तन एक अच्छा और अनुकूली परिवर्तन हो सकता है, या फिर यानी बच्चा एक सही डायरेक्शन में चीजों को सीख सकता है, या खराब और मैलएडेप्टिव परिवर्तन भी हो सकता है। जैसे साइकिल चलाना सीखना, है ना, या कोई नई पेंटिंग बनाना सीखना, स्वेटर बनाना, स्वेटर बुनना, ये क्या है? ये एक अच्छा और अडैप्टिव परिवर्तन है। दूसरी तरफ क्या है? झूठ बोलना, चोरी करना, इस तरीके की जब बच्चा सीख लेता है तो ये मेल अडैप्टिव यानी समायोजित परिवर्तन के
उदाहरण होते हैं। ठीक है, दूसरी जो विशेषता होती है सीखने की वो है व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप ही होता है। सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास और अनुभूति दोनों बहुत आवश्यक है। अभ्यास से तात्पर्य है जिसमें व्यक्ति किसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए और अपनी गलतियों को सुधारते हुए सीखता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अच्छा सीखना क्या हुआ, साइकिल चलाना, है ना, ये उदाहरण है आपका। साइकिल चलाना, हम गिरते हैं, संभलते हैं, चलाते हैं, कभी एक पैडल पे चलाया, कभी दो पैडल पे चलाया, कभी पहिए लगा के साइकिल चलाया, लेकिन धीमे धीमे करते करते हमने साइकिल चलाना स्वयं से सीख लिया। ठीक है, ये हो गया हमारा अभ्यास। अनुभूति, अब अनुभूति मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या बच्चा वो टाइप करना सीख रहा है ना, और स्वभावतः टाइप करने की जो प्रक्रिया होती है वो एक प्रशिक्षण के आधार पर सीख रहा है, क्योंकि वो बार बार टाइप करता है और प्रत्येक बार में अपनी हुई गलतियों को सुधारता भी जाता है। अंत में वो बिना किसी प्रकार की गलती की ही टाइप करना सीख लेता है, और यहाँ व्यवहार में परिवर्तन एक प्रशिक्षण के फलस्वरूप होता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वह मात्र एक बार के अनुभव में ही सीख ले। जैसे यदि अब जैसे मैंने आपको बताया कि गर्म स्टोव पे अचानक हाथ पड़ जाए तो बच्चा तुरंत हाथ हटा लेगा। बर्फ बर्फ अगर आपने उसके हाथ पे रख दिया तो भी उसकी वजह से उसको कहते हैं ना कि सेंसेस होते हैं, सेंसिटिविटी होती है हमारे शरीर में, तो वो ये महसूस कर लेगा कि बहुत ठंडा है, बहुत ज्यादा देर तक वो हाथ पे नहीं रख पाएगा। तो ये सारी चीजें वो अनुभव एक्सपीरियंसेस के द्वारा ही सीखता है। तीसरा जो विशेषता होती है सीखने की वो है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता, और ये सबसे जरूरी विशेषता है सीखने की। यानी अगर स्थायी परिवर्तन नहीं हो रहा है तो हम उसे सीखना नहीं कहेंगे। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन व्यवहार वैसे परिवर्तन को कहा जाता है जो एक खास समय एक तरह से स्थायी होता है। उस खास समय की कोई निश्चित अवधि नहीं होती है, वो कुछ दिन का हो सकता है, कुछ महीनों का हो सकता है। जैसे यदि कोई टाइप करना सीख रहा है तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन है वो स्थायी है, लेकिन अगर उसने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अभ्यास करना बंद किया, तो हो सकता है कि 6 महीने बाद 8 महीने बाद हम वो चीज भूल जाए। लेकिन अगर हम उसका फिर से रिवीजन करेंगे तो हमें थोड़ी ही समय लगेगा और हम वापस उस चीज को सीख लेंगे। ठीक है, इसे हम कहते हैं स्थायी परिवर्तन। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ये मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा, उसके बाद के एग्जाम्स में पढ़ा, उसके बाद की पढ़ाई में पढ़ा। लेकिन क्या होता है कि अगर मैंने ये चीज साल 2 साल 3 साल पढ़ा होता और पढ़ना बंद कर दिया होता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैं ये सारी चीजें भूल गई हूँ या ये सीखना नहीं हुआ, ये लर्निंग नहीं है, क्योंकि स्थायी परिवर्तन है। बिल्कुल मेरे अंदर स्थायी परिवर्तन हुआ, लेकिन अगर मैंने बीच में गैप ले लिया है ना, अगर साल 2 साल मैंने किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, तो जब मैं वापस उस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करूंगी तो मुझे थोड़ा सा समय लगेगा वापस से उन सारी चीजों को रिवाइज करने में, उन सारी चीजों को मेमोराइज करने में। लेकिन वो परिवर्तन स्थायी है, इसलिए वो जो वक्त है, जो चीजें मैंने साल भर में सीखी है, मैं 2 दिन में रिवाइज करके वापस से मैं उसको गेन कर लूंगी। तो ये हो गया आपका लर्निंग। अब हम आगे बढ़ते हैं। The interaction of maturation is learning is important for development. Learning awakens the developmental processes through social interactions with peers and teachers in such a way that it would not occur if the child were in isolation. परिपक्वता और अधिगम का जो अंतर संबंध है वो विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अधिगम क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, और अगर हम सिर्फ उन तीनों विशेषताओं की ओर ध्यान दें कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप होता है, और व्यवहार से अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ये तीनों विशेषताओं पर ही हम ध्यान दें तो आपको पता चलेगा अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग है तो वो विकास के लिए कितनी, कह सकते हैं कि एक हमने स्पेस बना दिया है, एक जगह खाली कर दी है जिसे भरना हमारे लिए बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सीखना साथियों और शिक्षकों के साथ सामाजिक अंतर संबंध के माध्यम से विकासात्मक प्रक्रियाओं को इस तरह से जागृत करता है कि यदि बच्चा अलग थलग होता है तो ऐसा नहीं होता। इसीलिए स्कूल बनाए गए हैं, है ना, क्योंकि अगर बच्चा लोगों के साथ में रहकर ना सीखता या अकेला ही उसमें सीखने की क्षमता होती
तो पेरेंट्स सफिशिएंट है उसे पढ़ाने के लिए। भाई अगर पेरेंट्स एजुकेटेड हैं तो वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन सिर्फ चीजों को याद करा देना ही शिक्षा नहीं है, या अधिगम नहीं है, या फिर वो विकास नहीं है। सारी चीजों के लिए हमें एक अंतर संबंध स्थापित करना जरूरी होता है। बच्चा साथियों के मध्य रहता है, बच्चों के मध्य रहता है, शिक्षकों के मध्य रहता है, तो उसमें जो विकासात्मक प्रक्रिया है वो जागृत होती है ना, एक्टिव। जागृत यहाँ पे रहने का मतलब है कि वो एक्टिव होती है और वो नई नई चीजों को करना सीखता है। जैसे अगर हमें ग्रुप डिस्कशन करना है, हमें शेयरिंग सिखानी है बच्चों को, तो हम अकेले में वो चीजें कैसे सिखा सकते हैं? उसके लिए हमें ग्रुप की, साथियों की, संगियों की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए एक बच्चे को एनवायरनमेंट देना भी बहुत जरूरी होता है। हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन इस इंटेलिजेंस जो उसके पास है उसको हमें एक दिशा देने के लिए एक एनवायरनमेंट भी देना जरूरी है, जो कि हम आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि ये दोनों चीजें क्या हैं। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप ऑफ डेवलपमेंट विद लर्निंग। अब आ जाते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मानव विकास या फिर मैं कह सकती हूँ कि बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, और हमें ये जानना बहुत जरूरी है। और ये आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप इसको मिस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर हेरिडिटी फैक्टर्स, environmental factors, home environment, cultural factors, socio-economic status, normative influences, education and ट्रेनिंग। मैंने इनको कुछ हिस्सों में इस तरीके से बांट दिया है और एक एक करके हम इसको समझते जाएंगे। अगर हिंदी में मैं इसे बताऊं तो आनुवांशिक कारक, पर्यावरणीय कारक, घर का वातावरण, सांस्कृतिक कारक, सामाजिक आर्थिक स्थिति, मानक प्रभाव और शिक्षा और प्रशिक्षण। हम एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। सबसे पहले हम आ जाते हैं हेरिडिटी फैक्टर यानी आनुवांशिक कारक के ऊपर। हेरिडिटी exerts an influence on human development, है ना। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो डेवलपमेंट होता है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक होता है और ये नेचुरल प्रोसेस है एक बच्चे के विकास के लिए। लेकिन ये भी देखा गया है कि जो हर बच्चा होता है वो एक ही दिशा या एक ही तरीके से नहीं बढ़ता है ना। कुछ बच्चों की जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो पहले हो जाती है, कुछ के बाद में होती है, कुछ फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ का मेंटल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, कॉग्निटिव एबिलिटी बहुत अच्छी होती है, मेमोरी, रीजनिंग, थिंकिंग एबिलिटी, और कुछ बच्चों की ये सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ के अंदर म्यूजिकल टैलेंट्स है, पेंटिंग टैलेंट्स है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है, और कुछ के अंदर हो सकता है लिंग्विस्टिक एबिलिटीज हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कहने का हर बच्चा एक दूसरे से डिफर करता है ना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं ये जो मानव विकास को प्रभावित कर रहे हैं वो उनके डेवलपमेंट को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अगर ये फैक्टर्स प्रभावित ना करें तो हो सकता है कि जो सारे बच्चे हों वो एक जैसे ही हमें दिखे, उनके अंदर जो एबिलिटीज हैं वो एक जैसी हों या बिल्कुल भी ना हो। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि ये जो फैक्टर्स मैं आपको बता रही हूँ वो प्रभावित करते हैं। तो एक एक करके हम इन फैक्टर्स को पढ़ते चलते हैं। सबसे पहले हेरिडिटी फैक्टर यानी आनुवंशिक कारक। Heredity exerts an influence on human development. The child carries genetic endowments from his or her parents. The physical characteristics like weight, height, eye color, etc., and psychological characteristics such as intelligence, personality, creativity, and so on are innately determined and hereditary. आनुवंशिकता मानव विकास पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है ना। पहला जो फैक्टर मैं कह सकती हूँ जो हमें प्रभावित करता है मानव विकास को, बच्चे के विकास को, वो आनुवंशिक ही होता है। और हम सभी है ना, हर बच्चा अपने माता पिता से आनुवंशिक विशेषताएं ग्रहण करता है, आनुवंशिक विशेषताएं लेकर पैदा होता है। और हर इसीलिए हम आपने देखा होगा कि अक्सर ये होता है कि हम किसी को देखते हैं, हम उससे कभी मिले नहीं हैं, हमारा उसके साथ परिचय नहीं है, लेकिन हमारा उसके परिवार वालों से परिचय है। तो जब हम उसे देखते हैं और एक बार के देखते ही हम बता देते हैं कि अरे
तुम फलाने घर के व्यक्ति हो, है ना, इस तरीके का क्यों कर पाते, या तुम उनके बच्चे हो, ठीक है, क्यों, कैसे पता चलता है हमें ऐसे पता चलता है क्योंकि जिस आनुवांशिक विशेषता की बात हम कर रहे हैं वो हमें दिख जाती है। जैसे अगर हम शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ऊंचाई, है ना, हाइट, अगर मम्मी पापा की हाइट बहुत अच्छी है तो वो बच्चे में भी दिखती है। अगर हाइट किसी पेरेंट्स की शॉर्ट है तो वो भी बच्चे में दिखाई देगी। वजन, है ना, अगर ओबीज रहने का फैमिली में एक हिस्ट्री है ना, मोटापे की एक हिस्ट्री है, तो वो बच्चे में भी जरूर आएगी। आंखों का रंग हो गया, ठीक है, चेहरा, नाक, आंख, ये जो सारी चीजें हैं वो शारीरिक विशेषताओं में होती हैं। दूसरी चीज मनोवैज्ञानिक विशेषताएं होती हैं, जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, रचनात्मकता, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं बच्चा वंशानुगत होता है, यानी आनुवांशिक रूप से लेकर ग्रहण कर कर पैदा होता है। अगर अक्सर ये देखा गया है कि वो बच्चे जो जिनके माता पिता बहुत बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है, अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका जो बच्चा होता है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसकी पर्सनालिटी उसके माँ पिता जैसे होती है, क्रिएटिविटी और भी जो सारे फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल, वो आनुवांशिक रूप से वो ग्रहण कर कर आता है, ठीक है। अच्छा, the genetic codes provide the base on which brain and body grow and manifest in observable appearance and behavior। ये जो जेनेटिक कोड होता है, जो आनुवांशिक कारक होते हैं, ये बेस होता है। जैसे मैंने बोला कि सबसे पहली चीज जो हमें प्रभावित करती है वो हेरिडिटी होती है, वो जेनेटिक कोड ही होते हैं जो ब्रेन और बॉडी के लिए एक बेस देते हैं। उस बेस के ऊपर ही हम बहुमंजिला इमारत खड़ी कर सकते हैं थ्रू एनवायरमेंटल फैक्टर। लेकिन अगर ये बेस ही हमारे ऊपर नहीं होंगे तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स किस चीज को प्रभावित करेगा। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारा आनुवांशिक। दूसरा होता है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारा, वो है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। Environment consists of a wide range of stimuli and it provides the necessary input and experiential base for development of the child. Example, a child may have inherited music talent from his or her parents through transmissions of genes, but he may not excel in music field if he or she doesn't get the proper environment and support to develop his innate ability, है ना। ये जो एनवायरनमेंट है, जो पर्यावरणीय कारक है, वो क्या है, वो उत्तेजनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला होती है और ये बच्चे के लिए विकास के लिए आवश्यक इनपुट देते हैं, एक्सपीरियंसेस देते हैं और उस आधार पर एक बच्चा ग्रो होता है, डेवलप होता है। एक बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया है कि एक बच्चे को जीन के प्रसारण से, यानी आनुवांशिक रूप से माता पिता से संगीत प्रतिभा विरासत में मिली हो सकती है ना। आपने अक्सर देखा है कि वो माता पिता जो बहुत अच्छा म्यूजिक टैलेंट रखते हैं, उनके बच्चों के अंदर भी वो म्यूजिक टैलेंट होता है। वो टैलेंट तो उनके अंदर है, वो संगीत की जो प्रतिभा है वो तो उनके अंदर है, लेकिन वो तब तक उस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम नहीं कर सकता, उत्कृष्टता प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक उसको अपनी इस क्षमता को विकसित करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिले, सपोर्ट नहीं मिले, फैमिली सपोर्ट नहीं मिले। फैमिली सपोर्ट भी एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। अगर माता पिता ने उस बच्चे को आगे ही नहीं बढ़ाया, है ना, उस बच्चे को उसका करियर इसमें ऑप्ट नहीं करने दिया, तो फिर क्या होगा, धीमे धीमे करके वो जो उसकी संगीत प्रतिभा है वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे पर्यावरणीय विकास या सहायता नहीं मिली है, ठीक है। ये हो गया आपका पर्यावरणीय कारक। अब तीसरे नंबर पे जो बहुत जरूरी फैक्टर है वो है हमारा होम एनवायरनमेंट। Home environment exerts tremendous influence on child's understanding of the external world. बच्चा, हम अक्सर कहते हैं कि जो बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती हैं वो उसकी माँ होती है। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सबसे पहला तालमेल इंटरेक्शन होता है वो उसके घर वालों से होता है, उसकी माँ से होता है। और बाहर की दुनिया की जो समझ होती है, सबसे पहली जो समझ होती है वो घर से लेकर ही बाहर निकलता है ना। It builds self concept and prepares him to face the external world। तो बाहर की दुनिया को कैसे देखेगा, उसके लिए उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, ये सारे फैक्टर्स होम एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड होते हैं।
The child begins to acquire knowledge through interaction with parents and other family members. During his early years of development, the behaviors of the child are modulated by the home environment. बच्चा माता पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ परस्पर क्रिया के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त करना शुरू करता है। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि उसका जो प्रथम शिक्षिका मानी जाती है वो माँ मानी जाती है। प्रथम जो विद्यालय माना जाता है वो घर माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले इंटरेक्शन करना ही वहां से सीखता है, सबसे पहले चीजें वहां से सीखता है। अगर घर का माहौल बहुत अच्छा है तो उसने अच्छी अच्छी चीजें सीखी है। घर का माहौल अच्छा नहीं है, है ना, होम एनवायरनमेंट जो है वो बहुत अब्यूसिव है, तो उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो अनुभव है वो बहुत खराब होगा और बाहर की दुनिया का जो नजरिया है वो भी वो उसी तरीके से ही ग्रहण करेगा। ठीक है। अक्सर ये होता है कि जब विद्यालय में स्पेशली नर्सरी में जब बच्चे जाते हैं और टीचर्स उनसे डील करती हैं तो क्या होता है, अलग अलग घर के बच्चे होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं और अलग अलग तरीके से ही उनको डील भी करना पड़ता है। कई बच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों से एडजस्ट करते हैं, टीचर्स को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बात करते हैं, अपने आसपास के जो बच्चे हैं, संगी साथी हैं, उनसे बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं। उनके अंदर ये एंगर कहाँ से आता है? वो एंगर उनके होम एनवायरनमेंट की ही देन होती है, क्योंकि उन्होंने अपने घर में अपनी चीजों को, अपने इमोशन को प्रदर्शित करने का एक ये तरीका भी सीखा है, गुस्सा करके, चीजों को फेंक के, पटक के, चिल्ला के, रो के। तो उस तरीके का माहौल विद्यालय में भी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये उदाहरण इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि हमारा जो घर का माहौल है, घर का वातावरण है, वो हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। जो एनवायरमेंट है, जो होम एनवायरमेंट है परिवार का, वो बहुत सपोर्टिव हो सकता है किसी बच्चे के लिए या बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। अगर सपोर्टिव है तो क्या होगा, है ना, अगर वार्म है, बहुत ज्यादा तालमेल है, मेल जोल है, तो बच्चे का जो विकास है वो बहुत नॉर्मल होगा, है ना, उसमें हर चीजों का प्रभाव पड़ेगा और बहुत शांत तरीके से वो डेवलप होगा। लेकिन अगर अनसपोर्टिव है, स्ट्रेसफुल है, ब्रोकन फैमिलीज हैं, अनकेयरिंग पेरेंट्स हैं, तो जो बच्चे का एडजस्टमेंट है वो मेल एडजस्टमेंट होगा। है जैसा भी मैंने बताया कि सीखना दो तरीके का हो सकता है, या तो बहुत अच्छा या बहुत खराब। अच्छे में जो सपोर्टिव फैमिलीज हैं हम उनको रख सकते हैं। बुरा, चोरी करना, झगड़ा करना, गुस्सा करना, अब्यूसिव वर्ड यूज करना, ये हमने कहाँ से सीखा? हम कहाँ से सीख सकते हैं? होम एनवायरनमेंट से। क्यों? क्योंकि हमारी जो होम एनवायरनमेंट है बहुत स्ट्रेसफुल है और उसका इम्पैक्ट बच्चे पे बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। तो ये हो गया घर का वातावरण। अब हम आ जाते हैं आगे फोर्थ फैक्टर पे, जो कि है हमारा कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है। व्हाट इज कल्चर? अगर हम कल्चरल फैक्टर पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि व्हाट इज कल्चर। सो कल्चर refers to a system of beliefs, attitudes and values that are transmitted from one generation to the other or to the next generation. The child learns the habits, beliefs, attitudes, skills and other things through the socialization processes, right? संस्कृति विश्वास, दृष्टिकोण और मूल्यों की एक प्रणाली है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित होती है। कल्चर, हम हर जगह का जो कल्चर होता है, हम इसीलिए कहते हैं कि ईस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। क्यों? क्योंकि वहाँ वेस्टर्न प्रणाली, अगर हम देखें वेस्टर्न कल्चर की जब हम बात करें तो वहाँ का कल्चर बहुत अलग होता है हमारे कल्चर से, हमारी संस्कृति से। हमारी जो संस्कृति है वो एकता की संस्कृति मानी जाती है। यहाँ पे पेरेंट्स, बच्चे, कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर में हमें ऐसा नहीं देखने को मिलता है। तो वहाँ का जो सोचने का तरीका है, काम करने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, वो हमारे तरीकों से बिल्कुल अलग है। वो क्यों है? क्योंकि हमारे और वहाँ के विश्वास में बहुत अंतर है, विश्वास में बहुत ज्यादा अंतर है। दृष्टिकोण, है ना, अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो वेस्टर्न कल्चर में ज्यादातर इंडिविजुअलिटी की बात की जाती है। ठीक है। मूल्य, यानी हम क्या सोचते हैं, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, एक परिवार जो है, वहाँ के नियम, कायदे, कानून क्या है, वो सारे हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है।
जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपने आप प्रेषित होते जाते हैं। हमें इसको भेजने के लिए, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर करने के लिए बहुत जरूरत नहीं होती है, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, और बच्चा समाजीकरण प्रक्रियाओं के माध्यम से आदतों, विश्वासों, दृष्टिकोण, कौशल और अन्य चीजों को सीख लेता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको इसके पहले वाली स्लाइड में ही दिया था, 1 या 2 स्लाइड पहले, कि अगर किसी के घर में पूजा पाठ का माहौल है ना, स्पिरिचुअल माहौल है, वहां का नियम है कि घर से निकलने से पहले हमें मंदिर में हाथ जोड़कर ही निकलना है, तो हमें अपने बच्चों को ये सारी चीजें सिखाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि बच्चा देख देख कर स्वयं सीख लेगा। ये संस्कृति है, ये मूल्य हैं जो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो जाते हैं, आदत बन जाते हैं हमारे अंदर। It is a product of past human behavior and is also a shaper of future aspiration. ठीक है। द सोशलाइजेशन प्रोसेस, जैसे मैंने बताया कि कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशन, ये सारी चीजें हम सीखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ग्रीटिंग समवन इज अ फेमिलियर एक्सपीरियंस, बट बिहेवियर एक्सपीरियंसेस आर डिफरेंट इन डिफरेंट कल्चर। इंडियन कल्चर में क्या है, हम नमस्कार करते हैं तो हम किसी का स्वागत करते हैं। ग्रीट जब हम उनको करते तो हम क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर करते हैं। ठीक है। या वेस्टर्न कल्चर में जब लोग करते हैं तो कैसे करेंगे? किसी को ग्रीट कैसे करते हैं? थ्रू हैंडशेक, हाथ मिलाते हैं, या किसिंग और सेइंग हेलो, है ना, या एक दूसरे को किस करते हैं, या हेलो, हाय, ठीक है, इस तरीके की चीजों से संबोधित करते हैं। तो ये कल्चरल फैक्टर है। अब आप ये सोचिएगा, अगर कोई वेस्टर्न कल्चर का पर्सन यहाँ पे आया, उसको ये सारी चीजें कैसे पता होंगी कि यहाँ पे नमस्ते करके सीखा जाता है। तो ये सारी चीजें अक्सर होता है कि हम वहाँ के जिस संस्कृति में रहने जाते हैं, वहाँ की चीजों को सीख के जाते हैं। क्यों सीख के जाते हैं? क्योंकि हमें पता होती है कि हर जगह के मूल्य, हर जगह के विश्वास, हर जगह के दृष्टिकोण अलग अलग है। हो सकता है हमारी जो संस्कृति, हमारे जो विश्वास है, वो किसी और संस्कृति का हिस्सा नहीं हो और वहां पे उन चीजों को गलत समझ लिया जाए। तो ये हो गया आपका सांस्कृतिक कारक। नेक्स्ट है आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस plays a pivotal role in human development. The index of socio-economic status is determined by parental education, occupation, and income. The children of low socio-economic status may develop a malnourished, ठीक है, suffer from lack of knowledge in many aspects, and their normal development may get hampered. And children of the higher socioeconomic groups of the society get better social opportunities. सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है? सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये जो शब्द है सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये हेडिंग ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। किसी भी परिवार की जो सामाजिक स्थिति है, किसी भी परिवार की जो आर्थिक स्थिति है, वो बच्चे के विकास को बहुत प्रभावित करती है। कैसे करती है, हम वो यहाँ समझेंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति का सूचकांक क्या होता है? हम कैसे पता करेंगे कि किसी बच्चे की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है? हम ऐसे पता करते हैं कि उसके लिए जो इंडेक्स होता है, हमारा सूचकांक होता है, वो होते हैं माता पिता। माता पिता के एजुकेशन क्या है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, वो किस व्यवसाय से आते हैं, वो किस आय से आते हैं, है ना, यानी उनका जो आय है उनकी कितनी है, मिडिल वर्ग में है, हाई में है, या लो आय में आते हैं। ये सारी चीजें एक बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति का अनुमान लगाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जो निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के बच्चे होते हैं, है ना, यानी जिनकी सामाजिक स्थिति लो होती है, हमारे भारतीय सभ्यता में जाति प्रथा, धर्म प्रथा भी बहुत, क्या हम कह सकते हैं कि उसने बहुत पैर पसार रखे हैं। तो अक्सर होता है कि अभी भी, जब हम इतने पढ़े लिखे हैं, अभी भी समाज के कई हिस्सों में, हमारे देश के कई हिस्सों में, किसी की स्थिति बताने के लिए उसके पहले हमें ये जानना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि उसकी सामाजिक स्थिति क्या है, यानी वो किस कास्ट से आता है, किस धर्म से आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो
हमारे लिए तो बहुत अच्छी नहीं है, सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, एक बच्चे के विकास के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बच्चा इन सारी स्थितियों से कुपोषित हो सकता है, उसे हर चीज से, विकास के हर पहलू से मरहूम रहना पड़ सकता है, उसे पीछे ढकेल दिया जाता है, उसे ज्ञान की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो वो अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता है, वो अच्छी जगह पे जाके पढ़ नहीं सकता है क्योंकि उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है। माता पिता की शिक्षा अच्छी नहीं है, तो कई स्कूलों के नियम हैं कि वो माता पिता की एजुकेशन देके बच्चे को शिक्षा देते हैं, तो वो ज्ञान की कमी से पीड़ित हो जाता है, और धीमे धीमे करके जो सामान्य विकास के कारक होते हैं वो इसमें पिछड़ता जाता है। और जो समाज के उच्च सामाजिक आर्थिक समूह के बच्चे होते हैं, आर्थिक समूहों के बच्चे होते हैं, वो बहुत, कह सकते हैं कि उनके लिए ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके लिए भी प्ले करते हैं, क्योंकि उनका जो विकास का रास्ता होता है वो बहुत ज्यादा खुल जाता है। ठीक है, The parenting in high socioeconomic status families would be different from low. Children of the high socioeconomic group of the society get better social opportunities, are nurtured with better nutrition, good medical treatment, and are exposed to more intellectual stimulation than low socioeconomic group. जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति परिवार के बच्चे होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत होती हैं। ठीक है, अच्छा खाना, यानी कुपोषित होने का तो सवाल ही नहीं होता है, अच्छी शिक्षा, है ना, महंगे से महंगे स्कूल, महंगे से महंगा ट्यूशन, महंगे से महंगा मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, मोर इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन, यानी उनके पास अपनी प्रतिभा को निखारने के कई मौके होते हैं, कई अवसर होते हैं, कई कारक होते हैं, जो कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के बच्चों के पास में नहीं होते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी कि मान लीजिए एक बच्चा है जो गरीब घर में पैदा हुआ है, he is very intelligent, he or she is very intelligent, but उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अच्छा खाना खाए। और आपको पता है कि अगर एक बच्चा कुपोषित होता है तो उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो भी प्रभावित होता है, उसकी वजह से उसकी कॉग्निशन पे असर पड़ रहा है, वो अच्छी जगह पे एडमिशन नहीं ले सकता है, पढ़ाई नहीं कर सकता है, और बचपन से उसे काम में लगा दिया जाता है। यानी जो उसके विकास, उसके वो आगे बढ़ सकता था, उसको हमने वहीं पे ब्रेक कर दिया, वहीं पे रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसका सिर्फ कारण था कि वो सामाजिक रूप से निम्न था, वो आर्थिक रूप से निम्न था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विकास किस तरीके से इसकी वजह से प्रभावित हो रहा है। अगला है हमारा नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस। Normative influences occur in a similar way for majority of people in a particular group. These influences may be biological or environmental. ये जो नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस है, जिनको हम मानक प्रभाव करते हैं, ये जो प्रभाव हैं वो जैविक भी हो सकते हैं, यानी आनुवंशिक रूप से भी हो सकते हैं, और पर्यावरणीय भी हो सकते हैं, जो वातावरण में कारक मौजूद होते हैं उनकी वजह से भी विकास को ये प्रभावित कर सकते हैं। ये एक विशेष समूह के अधिकांश लोगों के लिए समान तरीके से होते हैं, इसलिए हम इनको नॉर्मेटिव, यानी एक मानक होता है, उस मानक के अनुरूप ही विकास होता है, और इसको हम ग्रुप के में भी जज कर सकते हैं क्योंकि समान रूप से हर जगह पे होता है। एग्जाम्पल क्या है? जो जैविक कारक हैं, जो बायोलॉजिकल इवेंट्स है, जैसे सेक्सुअल मैच्योरिटी, है ना, और डिटेरियोरेशन इन ओल्ड एज, यानी कि जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है, चाहे वो मेल में हो फीमेल में हो, वो हर उम्र के लिए समान होते हैं, है ना। हर जो लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जो लड़कों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, वो हम उम्र के हिसाब से ही देखते हैं, वो मानक होता है कि इस उम्र में ही लड़कियों का परिवर्तन हो जाएगा शारीरिक, और इस उम्र में लड़कों का शारीरिक परिवर्तन हो जाएगा। तो वो अधिकांश लोगों के लिए समान तरीके से होते हैं। या फिर ओल्ड एज में जिस तरीके से हमारी शारीरिक क्षमताओं, मानसिक क्षमताओं का छीड़ होती हैं, कम होती जाती हैं, वो भी हम एक एज फैक्टर के रूप में देख सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है? पर्यावरणीय कारक क्या हो सकते हैं? लाइक एंटरिंग द स्कूल एट अबाउट 6 years ऑफ एज, पेरेंटहुड, है ना, हैव द सेम इन्फ्लुएंसेस ऑफ इंडिविजुअल। बच्चा 6 साल की अवस्था में स्कूल जाता है, अब तो खैर क्या ही 6 साल की अवस्था में जाता है, अब तो बच्चा 2.5 या 3 साल की अवस्था में ही स्कूल चले जाते हैं, और स्कूल से पहले प्ले ग्रुप हो गया है।
तो अब ये फैक्टर हो गया कि 3 साल का बच्चा हो गया तो मतलब अब उसको स्कूल जाना चाहिए। ठीक है, पेरेंटहुड क्या है, पेरेंटिंग स्टाइल क्या है, वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं वो एक उम्र के हिसाब से निर्धारित की जाती हैं और वो सारे लोगों में समान रूप से होती है। हम ये मानकर चलते हैं कि 20 की अवस्था में हमारे अंदर ये परिवर्तन होने हैं, 50 की अवस्था में ये परिवर्तन होने हैं, 80 की अवस्था में और परिवर्तन होने हैं। तो ये हर एक व्यक्ति के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक खास वर्ग इससे प्रभावित होगा दूसरा नहीं होगा, या सिर्फ एक व्यक्ति प्रभावित होगा दूसरा व्यक्ति इससे प्रभावित नहीं होगा। ये हो गया आपका नॉर्मेटिव या मानक प्रभाव। लास्ट है आपका एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब हम ये जब सीडीपी पढ़ रहे हैं और टीचिंग के लिए पढ़ रहे हैं, बच्चे हमारे फोकस में है, एग्जाम फोकस में है, तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि विकास में शिक्षा और अभ्यास दोनों की बहुत ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, ईच चाइल्ड इज इक्विप्ड विद सर्टेन एबिलिटीज which need to be nurtured through proper education and training। हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा किसी ना किसी एबिलिटी से, किसी ना किसी क्षमता से लैस होता है, इक्विप्ड होता है, उसमें कोई ना कोई क्षमता जरूर होती है और उस क्षमता को निखारने के लिए जरूरत होती है शिक्षा की और प्रशिक्षण की। ठीक है, उसके माध्यम से ही हम उसको पोषित करते हैं। अब अगर हम उसे प्रॉपर ट्रेनिंग या प्रॉपर एजुकेशन नहीं दे तो ये जो क्षमता है वो धीमे धीमे खत्म होती जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जरूरत की चीज है शिक्षक के लिए, एक शिक्षक के लिए जो सबसे जरूरी चीज होता है वो आइडेंटिफाई करना और रिकॉग्नाइज करना उस एबिलिटी को, है ना, कि बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है, और अगला जो स्टेप होता है उस एबिलिटी को निखारने के लिए, पॉलिश करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देना, है ना। अगर हमने उसको मौके ही नहीं दिए तो फिर अगर हम आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं तो उसका कोई भविष्य नहीं होता है। If proper identification of the ability is not possible and adequate facilities are not available to the child, then his or her innate ability may not be developed। इसलिए कहा जाता है कि जो एजुकेशन है, ट्रेनिंग है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, जैसा भी मैंने बोला कि अगर उसको हमें पता है कि एक बच्चा जो है वो संगीत में बहुत अच्छा कर रहा है या खेल में बहुत अच्छा कर रहा है, और अगर हमने उसकी उस प्रतिभा को ही नहीं पहचाना होता, ठीक है, और हमने उसको निखारने के लिए मौके नहीं दिए होते, तो फिर तो ये सारी चीजें बेकार हो जाती। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो आई एम श्योर कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप सब ने MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो हमारे भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, उनके बारे में जरूर सुना होगा और उनपे बेस्ड फिल्म भी जरूर देखी होगी, है ना। आपने उस फिल्म में भी ये देखा होगा कि कैसे एक क्रिकेट कोच ने उनको, उनकी जो प्रतिभा थी उसको पहचाना, और ना सिर्फ पहचाना, क्योंकि उस बच्चे को भी अपनी प्रतिभा नहीं पता होती है, इसीलिए यहाँ पे एक शिक्षक का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके माता पिता को भी उसकी प्रतिभा का बहुत ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो प्रतिभा होती है वो शिक्षक की नजर में मेरे हिसाब से पहले आती है। तो उन्होंने उसकी क्रिकेट प्रतिभा को पहचाना, उसकी कैपेबिलिटीज को पहचाना, एबिलिटी को पहचाना, और फिर उसके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, मौके बनाए उसके लिए, ताकि वो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। और आज हम सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट में कितना बड़ा नाम है। और अगर उस शिक्षक ने, जो क्रिकेट कोच थे, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी की प्रतिभा को ना पहचाना होता तो आज ये नाम हमारे सामने होता भी नहीं। इसीलिए एजुकेशन और ट्रेनिंग दोनों ही बेहद महत्वपूर्ण हैं। और साथियों, आज का ये जो वीडियो था उसमें हमने ये देखा कि अधिगम और विकास का क्या संबंध है, और बाकी ये जो विकास है उसको कौन कौन से सिकारक है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो 3 वीडियो सीरीज है आज और इसके जो पहले 2 था, उसमें हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, जो कि है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। अगली वीडियो से हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से संबंधित होगा। तो उसको आपको देखने के लिए आपको आगे की वीडियो देखनी पड़ेगी, लेकिन आप को अगर ये वीडियो समझना है तो इसके पहले आपको वो पहले की दोनों वीडियो भी देखनी पड़ेगी और समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक सीक्वेंस में ही हम चल रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक सीक्वेंस में ही आपको चीजें समझ में आए। धन्यवाद।